बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक के लिए एक ऐसी हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जितनी स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल बुक्स हैं उसके अंदर ये टर्म मौजूद होती है। वो टर्म किस चीज की है? वो टर्म है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। अब आप कहेंगे कि ये कोई सिस्टम है जो कि हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है, तो यानी जिस तरह ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये तीन चीजों का एक ग्रुप या क्या है, तीन चीजों की कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम है जो कि एक तरह के फंक्शन से क्या है, एक तरह के फंक्शंस पर काम करते हैं, या इन तमाम के फंक्शंस जो है उसका जो दायरेकार है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बुनियादी तौर पर जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दूसरी चीज इसके अंदर गोल्जी बॉडीज हैं, एंड द थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो इसके अंदर है, दोज आर वेसिकल्स। अब वेसिकल्स एक ब्रॉड टर्म है। वेसिकल्स क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, और वेसिकल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, सिंपल वेसिकल है जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ, या ट्रांसपोर्ट वेसिकल हो सकता है, सीक्रेटरी वेसिकल हो सकता है, मॉडिफाइड और मैच्योर वेसिकल्स होते हैं। मॉडिफाइड और मैच्योर वेसिकल्स होते हैं, तो उन मॉडिफाइड और मैच्योर वेसिकल्स को हमने मुख्तलिफ नाम किए हुए हैं, जैसे लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम या लाइटिक वैक्यूल हो सकता है। तो ये वैक्यूल्स, वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में क्या, गोल्जी बॉडीज। वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये तो इसका नाम हो गया। फिर ये इसके साथ एक हिस्ट्री है। इसके साथ क्या है? हिस्ट्री है। सेल की एवोल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो सेल के एवोल्यूशन में आप डिस्कस करते हैं दो चीजें। एक आप डिस्कस करते हैं एंडोसिम्बायोसिस, जिसका ताल्लुक दो ऑर्गेनेलिज के साथ है जो आगे हम पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। और एक आप क्या पढ़ते हैं? एक आप पढ़ते हैं मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग। तो बुनियादी तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्ड हुआ, जैसे यहां पर हमने दिखाया है कि ये अंदर की जानिब फोल्ड हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्ड हुआ है, और उसके अंदर की जानिब फोल्ड होने की वजह से एंडो इनसाइड, उसके अंदर की जानिब फोल्ड होने की वजह से मेम्ब्रेन्स का एक सिस्टम बना जिसने प्रॉपर बाद में ऑर्गेनेलिज के तौर पर एज ए फंक्शन काम किया। और वो ऑर्गेनेलिज कौन से हैं? दोज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज। सही। फिर यहां पर हमने क्या लिखा? यहां पर दूसरी चीज हमने लिखी है बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी बड़ी मिकदार के अंदर ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस तो आपने पढ़ लिए, साइटोप्लाज्म को भी स्टडी कर लिया। साइटोप्लाज्म में एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन ये कि वो वेसिकल्स सेल के अंदर भी उसकी मूवमेंट होती है, और ये कि वो वेसिकल्स सेल से बाहर भी जाते हैं, या बाहर से सेल के अंदर अगर कोई चीज आती है तो उसको अंदर भी लेकर आते हैं। अब बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए दो वर्ड्स हम यूज करते हैं। अगर तो कोई चीज सेल के अंदर आ रही है इनसाइड, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर कोई चीज सेल से बाहर जा रही है आउटसाइड, तो उसके लिए हम एक्सोसाइटोसिस का वर्ड यूज करेंगे। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए से बल्क ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी बड़ी मिकदार या बड़े साइज, बड़ी मिकदार या बड़े साइज की कोई चीज सेल से बाहर जा रही है या वो सेल के अंदर आ रही है। आप समझ आ गए? अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक चीज है, जैसे बड़ा फूड पार्टिकल है। जैसे क्या है? बड़ा फूड पार्टिकल है। सो बड़ा फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड की वजह से अंदर आ जाएगा, और जब ये अंदर आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये एक वेसिकल बना लेगा। क्या बना लेगा? वेसिकल। अब ये वेसिकल, इसकी जो बाउंड्री है या इसका जो मेम्ब्रेन है, तो ये बेसिकली क्या चीज है? इसका जो मेम्ब्रेन है दैट इज बेसिकली अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बुनियादी तौर पर क्या चीज है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। समझ आ रही है? तो अब इस वेसिकल की फॉर्मेशन हुई किस वजह से? कि कोई चीज सेल के अंदर आई है, कोई चीज सेल के अंदर आई है, और ये एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है।
तो अंदर के लिए एंडो का वर्ड यूज कर लेंगे और बॉडी के लिए सोमा का वर्ड यूज कर लेंगे। सो दिस इज एन एंडोसोम, यानी इस वेसिकल को हम क्या कहेंगे? एंडोसोम। एंडो इनसाइड के लिए और सोमा बॉडी के लिए। अब फिर इसकी आगे कैटेगराइजेशन होती है, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम। समझ आ गई? तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है जिसके जरिए से फूड पार्टिकल अंदर आया है, तो फूड पार्टिकल एक तो ये कि सॉलिड है, एक तो क्या सॉलिड है, दूसरा ये कि बड़ा स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है? बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एक और, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। किसका वर्ड यूज कर सकते हैं? फेगोसाइटोसिस। सही। और फेगोसाइटोसिस का एक ताल्लुक लाइसोसोम के साथ भी है, वो लाइसोसोम वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अब मिसाल के तौर पे कोई छोटी चीज आती है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है। क्या? वो इतनी छोटी भी नहीं है कि मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में से गुजर सके, यानी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में से पास हो सके। नहीं, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में से नहीं गुजर सकती, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में से भी पास नहीं हो सकती। लेकिन ये कि इस तरह के बड़े फूड पार्टिकल के मुकाबले में छोटी है। तो दूसरी कैटेगरी उसकी आ जाएगी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है किसकी के लिक्विड और स्मॉल कंपोनेंट्स that cannot pass through प्रोटीन्स, जो मेम्ब्रेन के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो वो आ जाएंगे किसके जरिए? वो आ जाएंगे पिनोसाइटोसिस के जरिए। किसके जरिए आ जाएंगे? पिनोसाइटोसिस के जरिए आ जाएंगे। छोटे सब्सटेंसेस या लिक्विड वगैरह जो है वो पिनोसाइटोसिस, लेकिन उसका छोटा होना कितना है? उसका छोटा होना वो है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए फिर भी बड़ा साबित होगा, लेकिन ये कि एंडोसाइटोसिस के जरिए वो आ सकता है। तो ये दोनों पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस किस में आ गए? ये दोनों आ गए एंडोसाइटोसिस में। दोनों आ गए किस में? एंडोसाइटोसिस में। आगे हम ऑर्गेनेलिस का फंक्शन पढ़ेंगे। किसका फंक्शन पढ़ेंगे? ऑर्गेनेलिस का फंक्शन पढ़ेंगे। और उस ऑर्गेनेलिस के फंक्शन में एक ऑर्गेनेली हम स्टडी करेंगे जिसको हमने यहां पर बनाया है। दिस इज गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं। तो बाज़ औक़ात सेल के अंदर कोई चीज बनती है और वो गोल्जी एपैरेटस के क्या, वो गोल्जी एपैरेटस के जो सिस्टर में होते हैं, क्या होते हैं? सिस्टर में इनके साथ क्या होता है? फ्यूज हो जाता है और बाद में इससे अलग होता है, जिसको हम कहते हैं बड ऑफ। क्या कहते हैं? बड ऑफ। अब बड ऑफ होकर ये क्या बनाते हैं? बड ऑफ होकर ये एक सिक्रीटरी वेसिकल बना देते हैं। क्या बनाते हैं? सिक्रीटरी वेसिकल बना देते हैं। और ये जो सिक्रीटरी वेसिकल है, तो बुनियादी तौर पर इसने सिक्रीशन करनी है, यानी इसने सेल से किसी चीज को निकालना है, खारिज करना है, सिक्रीशन करनी है। तो ये जाकर क्या होगा? ये जाकर फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? ये जाकर फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की जानिब क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की जानिब निकल जाएगा या रिलीज हो जाएगा। अब इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं जिसका ताल्लुक किसके साथ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हमने उसकी एक झलक देखी थी कि जैसे नर्व सिग्नल्स में या नर्व इंपल्सेस के अंदर क्या होता है? नर्व इंपल्सेस में ये होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर से भरे वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर से क्या भरे वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। और बाद में बाहर की जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी सेल से बाहर की जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, या न्यूरॉन के मामले में ले लें तो वो क्या कहलाएगा? न्यूरॉन के मामले में वो कहलाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिक्रीटरी वेसिकल वो क्या करता है? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ले जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम या साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो ये सारा काम भी किससे हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से कोई चीज सेल से बाहर जा रही है, राइट? तो ये जो सारा प्रोसेस हमने यहां पर स्टडी किया, मिसाल के तौर पे कोई सब्सटेंस आया, गोल्जी बॉडी ने उसको पैकेज कर दिया और वो आगे जाकर क्या हो रहा है? वो आगे जाकर ये सेल से बाहर जा रहा है। वो आगे जाकर कहां पर जा रहा है? सेल से बाहर जा रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस इधर हमने स्टडी किया है, ये क्या हुआ? कोई चीज सेल से एक्सो हो गई, कोई चीज सेल से एक्सो हो गई, सेल से बाहर निकल आई, एक्सोसाइटोसिस।
एक्सोसाइटोसिस। सेल से वो चीज क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। सेल से वो चीज क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। ये बल्क ट्रांसपोर्ट है, बड़ी मिकदार के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। अच्छा, फिर ये कि कोई चीज सेल के अंदर आती है तो अगर वो यूजफुल यानी जरूरी नहीं भी है, आपके फायदे की नहीं भी है, तो भी वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए आती है और उससे एक एंडोसोम भी बनता है। मिसाल के तौर पे जरासीम यानी बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया क्या है, एक जरफरसा चीज है, पैथोजन है। अब बैक्टीरिया सेल के अंदर आएगा तो शुरू में इससे भी क्या हो जाएगा, शुरू में इससे भी एक अर्ली एंडोसोम बन जाएगा। शुरू में इससे भी क्या बन जाएगा, अर्ली एंडोसोम बन जाएगा, यानी इसको बंद कर दिया जाएगा, एक मेम्ब्रेन बंद कर दिया जाएगा। किसमें, लेकिन सेल के अंदर जो डिफेंस का सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और एक मॉडिफाइड वेसिकल यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम। सो लाइसोसोम क्या होगा, लाइसोसोम एक्टिव हो जाएगा। लाइसोसोम क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और वो जाकर इसके साथ क्या होगा, वो जाकर इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। वो जाकर इसके साथ क्या होगा, तो ये दोनों मिलकर यानी आधा ये, आधा क्या, आधा ये हो गया और आधा इसके साथ क्या है, आधा इसके साथ लाइसोसोम हो गया। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर एक फ्यूजन वेसिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्यूजन वेसिकल। अब फ्यूजन वेसिकल के साथ आगे क्या होगा, तो वो हमारा आगे का टॉपिक है लाइसोसोम वाला, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन बारह आपको ये बताना था कि यूजफुल कंपोनेंट्स भी और बाद का हार्मफुल कंपोनेंट्स भी सेल के अंदर आ जाते हैं। किस प्रोसेस के जरिए, तो ये जो प्रोसेस यहां पर आपने स्टडी किया, ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज आल्सो एंडोसाइटोसिस। दिस इज आल्सो एंडोसाइटोसिस। तो ये ज़हन में रहे कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है बड़ी मिकदार में थ्रू मेम्ब्रेन्स या सेल के अंदर वो आ रहे हैं या कोई वेसिकल बना रहे हैं, ये काम होता है दो तरीकों से और जिन दो तरीकों से ये काम हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के साथ दो तरह के ऑर्गेनेलिज जो जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक ऑर्गेनेलिज जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमने यहां पर बनाया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मैंने शुरू में मैंने बताया और गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी अपैरेटस और साथ में वेसिकल्स, ये तीनों भी जुड़े हुए हैं किसके साथ, एंडोसाइटोसिस के साथ और एक्सोसाइटोसिस के साथ। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई चीज बनाता है और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई चीज बनाई, वो आगे फॉरवर्ड करता है किसको, गोल्गी बॉडीज को। गोल्गी बॉडीज उसको क्या बना देता है, गोल्गी बॉडीज उसको मैच्योर बना देता है और फिर ये मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है। कोई बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क का मतलब है बड़ी मिकदार के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी रिलेटेड है, थोड़ा सा ताल्लुक साइटोप्लाज्म के साथ भी है कि साइटोप्लाज्म इसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है और इसी तरह ये कनेक्टेड है या लिंक्ड है किसके साथ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। तो देखिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने एक ट्रांसपोर्ट वो पढ़ी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के जरिए हो रही है, दूसरी ट्रांसपोर्ट आपने वो पढ़ी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जरिए से हो रही है और तीसरी ट्रांसपोर्ट बल्क ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के थ्रू हो रही है।